साथियों, यहाँ पर आप सभी का विजय ज्ञान प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग डेली करंट अफेयर के अंतर्गत 30 नवंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के बारे में, या इंग्लिश में कहें तो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, जो शॉर्ट में हम लोग DAP 2020 कह सकते हैं। तो यह जो टॉपिक है आपका, यह आपके मुख्य परीक्षा के GS के प्रश्न पत्र नंबर 2 के तहत जो टॉपिक दिया गया है, सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय के अंतर्गत कवर हो जाएगा। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना द्वारा सेवा में शामिल किए जाने वाले स्वदेशी प्लेटफार्मों के पूर्णतः विकसित होने तक, जब तक स्वयं भारतीय वायुसेना के पास इस प्रकार के स्वदेशी प्लेटफॉर्म नहीं विकसित हो जाते हैं, तब तक लघु अवधि के लिए प्रशिक्षण वाहनों तथा हल्के उपयोगिता हेलीकॉप्टर, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स LUH, को लीज पर लेने का विचार किया जा रहा है। और इसी के संदर्भ में हाल ही में जारी रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में सैन्य प्लेटफार्मों को लीज पर लेने की अनुमति दी गई है। इसी के तहत अभी हाल ही में जो है अमेरिका से 2 ड्रोन्स जो हैं वो लीज पर लिए गए हैं नौसेना के द्वारा, जिनका नाम रहा है MQ-9B सी गार्जियन अनआर्म्ड ड्रोन्स। तो हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि यह जो रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 है, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020, इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। तो रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 को इसी वर्ष सितंबर 2020 में जारी किया गया था, और इसके बाद से यह जो है लागू कब से हो रहा है, तो यह 1 अक्टूबर 2020 से लागू हुआ, और 1 अक्टूबर 2020 से इस नई नीति के द्वारा जो रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020 थी उसको समाप्त कर दिया गया। अब यह उसके जगह पे आ गई है। अब ये जो DAP रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, पहले रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 थी, उसकी जगह पे रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 लाई गई है। तो इस रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जो महत्वपूर्ण बातें, उनको देख लेते हैं। पहला, इसकी विशेषता क्या है कि इसमें स्वदेशी फर्मों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इस नीति में स्वदेशी फर्मों के लिए कई खरीद श्रेणियां आरक्षित रखी गई हैं, तथा DAP जो ये रक्षा अधिग्रहण डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 है, इसमें भारतीय विक्रेता को एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका स्वामित्व और नियंत्रण जो है निवासी भारतीय नागरिकों के पास। निवासी भारतीय नागरिक मतलब जो मूलतः भारत में ही निवास कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि वो विदेश में कहीं रह रहे हो। तो निवासी भारतीय नागरिकों के पास है, और जिसमें FDI जो है 49% से अधिक नहीं होगा, मतलब 51% जो है शेयर भारतीयों के पास होगा, जो निवासी भारतीय उनके पास। दूसरा चीज है कि नई खरीद श्रेणी को बनाया गया है। नई खरीद श्रेणी, इसमें क्या है कि भारत में वैश्विक विनिर्माण नामक एक श्रेणी इसमें रखी गई है। इसमें होगा क्या, इसमें जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है उसके सहित भारत में मैन्युफैक्चर्ड करने के आशय से की गई जो भी विदेशी खरीद है, इसके समग्र अनुबंध जो मूल्य है, एग्रीमेंट जो पूरा प्राइस होगी, उसके कम से कम 50% भाग का जो है स्वदेशीकरण किया जाना अनिवार्य किया गया है। मतलब जितने में एग्रीमेंट होगा उसका 50% जो है वो वापस से भारत में आएगा। मतलब यह कह सकते हैं कि जिनसे भी हम लोग समझौता करेंगे वो 50% भारत के ही फर्मों से चीज़ों को लेंगे, मतलब यहाँ से सप्लाई लेंगे, और इस प्रकार से इसका 50% जो है भाग का स्वदेशीकरण किया जाएगा। दूसरी चीज़ में क्या है कि अधिकतम स्वदेशी सामग्री का उपयोग करने की बात कही गई है। तो इसमें लाइसेंस के तहत भारत में निर्मित उपकरणों सहित हथियारों और सैन्य खरीद के उपकरणों में अधिकतम स्वदेशी सामग्री के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है, तथा अधिकांश अधिग्रहण श्रेणियों जो एक्विजिशन कैटेगरीज हैं, इसमें रक्षा खरीद प्रक्रिया DAP 2016 की तुलना में DAP 2020 में 10% अधिक स्वदेशीकरण के अनुबंध शामिल किए गए हैं। आगे इसमें देखते हैं एक और चीज़ है कि आयात प्रतिशत सूची के बारे में, इंपोर्ट एम्बार्गो लिस्ट के बारे में। तो अभी कुछ समय पहले सरकार के द्वारा 101 वस्तुओं को क्या किया गया था, आयात प्रतिशत सूची में रखा गया था। तो ये जो 101 वस्तु हैं, इनको आयात प्रतिशत सूची को DAP 2020 में भी विशेष रूप से शामिल किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि ये आयात प्रतिशत सूची क्या है। प्रतिशत मतलब
कुछ चीज़ों को जो है भारत सरकार के द्वारा प्रोहिबिट किया जाता है, उनके आयात पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो ये इसी के संदर्भ में होता है व्यापार प्रतिषेध। व्यापार प्रतिषेध जो है एक सरकारी आदेश होता है जिसमें किसी निर्दिष्ट देश से, किसी स्पेसिफिक देश से व्यापार अथवा विशिष्ट वस्तुओं के आदान प्रदान को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इसी के अलावा इसमें एक और चीज़ है ऑफसेट देयता के बारे में, ऑफसेट लायबिलिटी के बारे में। तो सरकारी निर्णय के अनुसार यदि अंतर सरकारी समझौता, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट होता है, मतलब सरकार से सरकार अथवा प्राथमिक एकल विक्रेता के माध्यम से, मतलब किसी एक ही मीडिएटर के माध्यम से सौदा किया जाता है, तो सरकार जो है रक्षा उपकरणों की खरीद में ऑफसेट का जो क्लॉज है उसका प्रावधान नहीं रखेगी। अब प्रश्न उठता है कि ये ऑफसेट का क्लॉज क्या होता है। तो ऑफसेट क्लॉज के प्रावधान के तहत होता क्या है कि विदेशी विक्रेता जिससे हम लोग चीज़ें खरीद रहे हैं, तो विदेशी विक्रेता के लिए अनुबंध मूल्य जितने में एक जो एग्रीमेंट प्राइस है उसके एक भाग का निवेश जो है भारत में करना आवश्यक होता है। तो ये क्लॉज जो है यहाँ पर हटा दिया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे शॉर्ट में लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं। तो यह जो है आपका जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 2 के अंतर्गत कवर हो जाएगा। तो इसकी चर्चा इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में लिम्बटेक इंडिया के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पर एक अध्ययन किया गया था, जिसकी हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कई सारी बातें बताई गई इसकी कमियों के बारे में या जो और भी समस्याएं हैं उनके बारे में। जैसे कि जो मनरेगा के तहत जो लोग मतलब काम करते हैं उनको काम करने के अलावा भी काफ़ी मेहनत करती पड़ती है। किस लिए? कि अपना पैसा निकालने, उन्हें अपने पैसे निकालने के लिए कई बार बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इस प्रकार की कई सारी समस्याएं होती हैं। जैसे कि लॉकडाउन के समय में क्या होगा, ये समस्या उनकी और बढ़ गई क्योंकि यातायात जो था वो बंद कर दिया गया था और जो बैंक थे वहाँ पे जो एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही थी उसको लागू करना काफ़ी मुश्किल रहा। तो हमारे लिए यहाँ थोड़ा सा जानना मनरेगा के बारे में जानना जरूरी है कि मनरेगा के तहत क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मनरेगा को भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2005 में एक सामाजिक उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया था, मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत, जिसके अंतर्गत काम करने के अधिकार, राइट टू वर्क को प्रदान किया गया था। और इसके बाद आगे चल के 2008 में, पहले ये नरेगा था, 2008 में इसको नाम बदल दिया गया था, इसमें महात्मा गांधी जोड़ कर मनरेगा कर दिया गया था। इस सामाजिक उपाय और श्रम कानून का जो मुख्य सिद्धांत यह है कि स्थानीय सरकार को, जो भी लोकल स्तर पर गवर्नमेंट है या जो लोकल बॉडीज हैं, तो स्थानीय सरकार को ग्रामीण भारत में न्यूनतम 100 दिनों का वैतानिक मतलब वेतन वाला रोजगार प्रदान करना होगा ताकि ग्रामीण श्रमिकों के जीवन स्तर में वृद्धि की जा सके। अब इसके जो कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं उसको भी देख लेते हैं। इसके तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम, इसमें याद रखिएगा कुशल श्रम नहीं कराया था, अकुशल श्रम मतलब जो स्किल्ड पर्सन नहीं है, तो अकुशल श्रम करने के इच्छुक जो भी वयस्क सदस्य मतलब जिनकी एज 18 वर्ष से अधिक है, उनके लिए न्यूनतम एक वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का वैतानिक रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा यदि यह रोजगार ये अप्लाई करेंगे और 15 दिनों के अंदर इन्हें यह 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। यदि 15 दिनों में नहीं दिया जाता तो इन्हें बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा तथा ग्रामीण निर्धनों की आजीविका के आधार को सशक्त करके सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूजन को सुनिश्चित किया जाएगा, मतलब करना भी इसका उद्देश्य है। इसके अलावा इसके तहत निर्माण किसका होता है, तो इसके तहत कुओं, तालाबों, सड़कों और नहरों जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण कराया जाता है। इसके अलावा इससे ये जो मनरेगा है स्कीम है, इससे फ़ायदा क्या है, इससे ग्रामीण क्षेत्रों से जो शहरी प्रवासन हो रहा था, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे थे, उस शहरी प्रवासन को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही अप्रशिक्षित ग्रामीण श्रम का उपयोग करके, जो स्किल्ड पर्सन नहीं है गांव के, उनके श्रम का उपयोग करके ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण करना, जैसे कि सड़कों का निर्माण करना, कुओं का निर्माण करना, तालाबों का निर्माण करना, इन सबको की कुछ अन्य फैक्टरों को देखें तो ये जो मनरेगा योजना है इसके संपूर्ण कार्यान्वयन की जो जिम्मेदारी है या जो निगरानी है वो कौन करता है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिलकर इसकी क्रियान्वयन की निगरानी की जाती है। इसके अलावा मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों का सामाजिक लेखा परीक्षण, सोशल ऑडिट अनिवार्य है।
जिससे इसमें पारदर्शिता और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहे। इसके अलावा मजदूरी की मांग करने वालों के लिए अपनी आवाज़ उठाने और शिकायतें दर्ज कराने के लिए जो सबसे प्रमुख मंच है वो क्या है, ग्राम सभा है। तथा मनरेगा के तहत कराए जाने वाले कार्यों को मंजूरी देने और उनकी प्राथमिकताएं तय करने की का जो दायित्व है वो किसके पास है, वो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के पास होता है। आगे बात कर लेते हैं। आगे डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा के बारे में। तो यह चर्चा में इसलिए आया कि भारत और नीदरलैंड ने डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा पर एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो याद रखिएगा कि किसके किसके मध्य में हस्ताक्षर हुआ है, भारत और नीदरलैंड्स के मध्य में। ये जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है ये अधिक स्वच्छ एवं अधिक ऊर्जा को समायोजित करने के लिए डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा का समर्थन करता है। और इस साझेदारी का जो फोकस है वो दोनों देशों की संस्थाओं की विशेषज्ञता का लाभ उठाकर नवीन तकनीकी समाधान इंग्लिश में कहते हैं इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन तैयार करना है और इसे ज्ञान और सहयोगी गतिविधियों के आदान प्रदान के माध्यम से ये जो समाधान है इसको प्रदान किया जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग नीदरलैंड को मैप में देख लेते हैं। तो नीदरलैंड यूरोपियन कंट्री है। आप यहाँ पर मैप में देखें तो ये यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये पूरा नीदरलैंड है। नीदरलैंड के पड़ोस में ये जर्मनी है और यहाँ पे नीचे जो है ये बेल्जियम है। तो इसके पड़ोस में जर्मनी और बेल्जियम है और यह समुद्र से लगा हुआ देश है। किस समुद्र से लगा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्थ सी से लगा हुआ है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम है। तो इतनी बातें इसके बारे में याद रखिएगा। और ग्रीनलैंड पे जो अधिकार है किसका है, वो नीदरलैंड का ही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जॉम्बी फायर के बारे में कि यह जॉम्बी फायर क्या है। तो चूंकि यह इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो यह आपका जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत कवर हो जाएगा। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि जमे हुए टुंड्रा क्षेत्र में लगने वाली आग की घटनाओं के साथ साथ जॉम्बी फायर की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो जॉम्बी फायर को समझने से पहले थोड़ा सा टुंड्रा क्षेत्र के बारे में देख लें। तो जब आप विषुवत रेखा से जैसे जैसे ऊपर की तरफ मतलब पोल की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, ठंडा होता जाता है। तो विषुवत रेखा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया, उपोष्णकटिबंधीय, फिर आपका टैगा आता है, फिर सबसे लास्ट में टुंड्रा आता है और फिर आपका पोल आ जाता है। तो टुंड्रा जो क्षेत्र होते हैं यहाँ ये जो आप कह सकते हैं 60 डिग्री नॉर्थ या साउथ से लेकर के 90 डिग्री जो है नॉर्थ या साउथ के मध्य का जो क्षेत्र होता है ये मेनली आपका इस टुंड्रा जलवायु प्रदेश होता है। यहाँ पे जो बरसात होता है, रेन जो होता है वो 25 सेंटीमीटर से कम होता है और जो टेम्परेचर होता है वो जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। इसके अलावा यहाँ की जो मिट्टी होती है टुंड्रा मिट्टी होती है, मतलब ऊपर बर्फ़ जमी रहती है, कुछ ही जगह पे बिना बर्फ़ की होती है। और यहाँ पे टुंड्रा वनस्पति किस प्रकार की वनस्पति होती है, तो टुंड्रा वनस्पति जैसे कि काई है, लाइकेन है, मास, यहाँ पे बड़े वृक्ष नहीं होते हैं, तो बिल्कुल ये वृक्ष रहित होते हैं और यहाँ वर्षा कम होती है। और यहाँ पे क्या होगा, शीत, चूँकि बर्फ़ होती है तो शीत ऋतु लंबी होगी। और यहाँ पे जो निवासी होते हैं वो एस्किमो जनजाति के होते हैं, जो बर्फ़ में इग्लू वाले जो घर होते हैं वो बना करके रहते हैं। तो ये टुंड्रा क्षेत्र था। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। अब जॉम्बी फायर क्या है, जॉम्बी फायर को देखें तो जॉम्बी फायर जो है आग का ऐसा स्वरूप होता है जो भूमिगत रूप से जलती रहती है परंतु ऊपर से दिखाई नहीं पड़ती और कुछ समय पश्चात सतह पर उत्पन्न होती है। जैसा कि जॉम्बी नाम जो आया है, जॉम्बी जो पिक्चरों में दिखाया जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अंदर से एक प्रकार से बदल चुका होता है परंतु ऊपर से वह सामान्य दिखाई पड़ता है। जब वह किसी व्यक्ति के समीप जाता है तो वह उस पर अटैक करता है। तो इसी प्रकार से जॉम्बी फायर होता है। ये सतह के नीचे आग तो होती है परंतु वह दिखाई नहीं पड़ती, कुछ समय बाद वो सतह पे दिखाई पड़ती है। इससे संबंधित चिंताएं क्या है, तो आर्कटिक क्षेत्र में आग उन क्षेत्रों में भी फैल रही है जो पहले आग प्रतिरोधी क्षेत्र थे, जहाँ पे आग नहीं लगती थी। तथा आर्कटिक वृत्त के उत्तर में स्थित टुंड्रा क्षेत्र जो है वो शुष्क होता जा रहा है। जो जब शुष्क होगा तो वहाँ की वनस्पति जैसे मांस, घास, छोटी झाड़ियाँ आदि जो हैं, ये लाइकेन इत्यादि, इनमें आग पकड़ने लगती है। और जो ये आग है,
आग लगेगी तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये जो आग और रिकॉर्ड तापमान वहाँ पे बढ़ रहा है, उसमें वो क्या करते हैं, कार्बन सिंक, जो ज़मीन के अंदर कार्बन कंजर्व है, वो कार्बन सिंक को कार्बन सोर्स के रूप में, मतलब कार्बन वहाँ से रिलीज होता है तो उसमें परिवर्तित कर देते हैं। अब जब कार्बन रिलीज होगा तो इससे क्या होगा कि जो वैश्विक तापमान है, ग्लोबल वार्मिंग, उसमें वृद्धि होगी। तो इससे संबंधित कुछ चिंता है। आप यहाँ पे थोड़ा सा मैप में देख सकते हैं, ये आपका आर्कटिक सर्किल है, ठीक है। आर्कटिक सर्किल जो है ये 66 डिग्री नॉर्थ में होता है ये। तो इसके उत्तर में भी क्या हो रहा है, ये शुष्क होता जा रहा है, जिससे यहाँ पे आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आगे चलते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अभी कुछ समय पहले ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक जो है उड़ान परीक्षण किया गया था। तो इससे संबंधित कुछ प्रमुख बिंदुओं को देख लें। तो यह जो है एक सतह से सतह, तो याद रखिएगा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। किस प्रकार की है, बैलिस्टिक नहीं है। दो प्रकार की मिसाइल होती है, एक क्रूज होती है, एक बैलिस्टिक होती है। तो आप बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है इस प्रकार से उसका जो चलने का जो दिशा होती है इस प्रकार से होती है, ठीक है। या कह सकते हैं जो ट्रेजेक्टरी होती है बैलिस्टिक मिसाइल की इस प्रकार से होती है, जबकि क्रूज मिसाइल जो होती है वो सीधे चलती है। तो जो आपका ब्रह्मोस है ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि स्वदेशी बूस्टर और एयर फ्रेम सेक्शन जैसी तकनीकों से लैस है, तथा यह ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक गति, लगभग 2.8 मैक पर उड़ान भरने में सक्षम है। इसके अलावा ये जो नई ब्रह्मोस मिसाइल है ये पिन पॉइंट सटीकता के साथ, मतलब जहाँ पे टारगेट है वह पूरी एक्यूरेसी के साथ में उसे अटैक करती है और 400 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित लक्ष्यों को यह भेज सकती है। तो इसका जो रेंज कितनी है, 400 किलोमीटर। और इस मिसाइल को याद रखिएगा भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के दोनों का ज्वाइंट वेंचर है और इसका प्रथम परीक्षण जो है सन 2001 में किया गया था। आगे चलते हैं, अगला है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन क्या होता है। क्योंकि जब से कोरोना वायरस फैला है तो पेपरों में जो है उत्परिवर्तन या यह बार बार चर्चा में रहता है कि जो कोरोना वायरस है यह म्यूटेट हो रहा है या उत्परिवर्तित हो रहा है। तो प्रश्न उठता है यह उत्परिवर्तन होता क्या है। तो उत्परिवर्तन जो है यह जो विषाणु या जो वायरस होता है इसका एक गुण है, जिसके अंतर्गत जो वायरस होता है अपनी संख्या में वृद्धि तो करता है, इसके साथ ही अपने स्ट्रक्चर में, जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें भी परिवर्तन दर्शाता है। हालांकि जो ये संख्या कैसे बढ़ाते हैं, जो वायरस होते हैं ये अपनी प्रतिकृति, अपनी कॉपी बनाते हैं। तो अपनी कॉपी तो उत्पन्न करते हैं, लेकिन जिनकी जो कॉपियाँ होती हैं, जो प्रतिकृति होती हैं, वो सटीक रूप से एक समान नहीं होती हैं। इसके परिणामस्वरूप क्या होगा, जब अलग अलग होंगे तो इससे मतलब क्या है कि कुछ नए रूप, नवीन रूप का उदय हो रहा है। नवीन इन रूपों को क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहा जाता है। तो ये जो स्ट्रेन होते हैं ये अधिक या कम प्रभावी दोनों हो सकते हैं, अधिक भी प्रभावी हो सकते हैं और कम प्रभावी हो सकते हैं। कुछ स्ट्रेन क्या होते हैं, जब कम प्रभावी होते हैं वो मर जाते हैं, जबकि अधिक जो प्रभावी स्ट्रेन होते हैं वो कुशलता से फैलते हैं और जीवित रहते हैं। चर्चा में ये इसीलिए है क्योंकि कोरोना वायरस या जो SARS-CoV-2 है लगातार उत्परिवर्तन कर रहा है और अब तक इसके 12,000 उत्परिवर्तन जो हैं वो डॉक्यूमेंटेड किए जा चुके हैं। आगे बात कर लेते हैं चारधाम परियोजना के बारे में। तो यह कल्चर से संबंधित है, तो आपका GS के प्रश्न पत्र नंबर 1 के तहत आ जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट यही है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने चारधाम सड़क परियोजना के निष्पादन में न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। अब न्यायालय का निर्णय क्या था इसके संदर्भ में, तो विवाद का कारण जो है ये जो परिकल्पित 2 लेन राजमार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई थी, चौड़ाई को लेकर ही विवाद रहा है। तो शीर्ष अदालत ने अभी कुछ समय पहले फैसला सुनाया था कि 5.5 मीटर की चौड़ाई लागू की जाए, क्योंकि यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी की गई 2018 की जो सिफारिशें थी उसके ही अनुरूप है। अब चारधाम परियोजना के बारे में बात करें तो इस परियोजना में याद रखिएगा यह चारधाम परियोजना है कहाँ पे, तो उत्तराखंड में स्थित है। इस परियोजना में 889 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के साथ साथ उनका सुधार भी शामिल है। और यह परियोजना कई सारे जो हेरिटेज प्लेस हैं या कह सकते हैं धार्मिक प्लेस हैं, जैसे बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाने वाले मार्गों को जोड़ने का कार्य करती है।
आगे बात कर लेते हैं अटल टनल के बारे में। तो अटल टनल जिसका अभी कुछ समय पहले जो है उद्घाटन किया गया है, तो इससे संबंधित प्रमुख बिंदुओं को देख लें कि है कहाँ पे। तो याद रखिएगा अटल टनल हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में निर्मित है। तो रोहतांग में निर्मित यह सुरंग जो है 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है तथा सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा निर्मित 9.02 किलोमीटर लंबी यह जो सुरंग है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। तो इस प्रकार से यदि पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, तो अटल टनल है और इसकी लंबाई याद रखिएगा 9.02 किलोमीटर और यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में स्थित है। यह जो है मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है और इस सुरंग के बनने से लाहौल जो स्पीति ये मनाली और लेह जो है लद्दाख का लेह इसके बीच की दूरी में 46 किलोमीटर की और इसमें यात्रा में लगने वाला जो समय था उसमें लगभग 4 से 5 घंटे की कमी आएगी। आगे बात कर लेते हैं एक्सो संक्रमण जिसका पूरा नाम आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ये है। तो यह एक्सो जो है नामक एक जीवाणु से उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा यह बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है, यह वायरस से नहीं। और यह चावल में एक गंभीर बैक्टीरियल रोग का कारण बनता है जिसका नाम है लीफ ब्लाइट। लीफ ब्लाइट से हिंदी में आप पत्ता पाला भी कह सकते हैं। तो लीफ ब्लाइट याद रखिएगा, लीफ ब्लाइट का यह कारण बनता है। और इस रोग की वजह से क्या होता है, ये जो संक्रमण है यह विश्व भर में चावल खेती के लिए भारी उपज नुकसान का कारण बनता है। आगे बात कर लेते हैं एक चर्चित स्थल है न्यू कैलिडोनिया के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज चर्चा में क्यों आया। न्यू कैलिडोनिया के दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र ने एक जनमत संग्रह के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता को अस्वीकार करते हुए फ्रांसीसी बने रहने का निर्णय लिया है। ठीक है। और अंतिम परिणामों के अनुसार लगभग 170 वर्षों के पश्चात फ्रांस से पृथककरण को अस्वीकार करने के पक्ष में 53.26% मतदान हुआ, जो कि पिछले दो वर्ष पूर्व जब इसी प्रकार जनमत संग्रह हुआ था तो उस समय मतदान कितना था, 56.7% था। तो वहां से 2 वर्ष पूर्व जो मतदान हुआ था उससे इस बार जो है परसेंटेज में कमी आई है। याद रखिएगा न्यू कैलेडोनिया पे किसका अधिकार है, फ्रांस का अधिकार है। अब इसकी अवस्थित को देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है। तो यह जो है दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में लगभग 1210 किलोमीटर दूरी पर वानुआतू के दक्षिण में स्थित है। और इस द्वीप समूह या जो द्वीप समूह है मेलनेशिया वो भाग का एक भाग है, जिसमें ग्रांड टर्रे द्वीप समूह, लॉयल्टी द्वीप समूह, बेलेव द्वीप समूह, चेस्टरफील्ड द्वीप समूह, पाइंस द्वीप और कुछ दूरस्थ द्वीप समूह शामिल हैं। और यह जीलैंड का भाग है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं साउथ पैसिफिक ओशियन में। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे वानुआतू है, इसके दक्षिण में ये न्यू कैलेडोनिया है। न्यू कैलेडोनिया यहाँ आप देखेंगे न्यूजीलैंड है। यहाँ पर आपका ओरल सी, ये जो पूरा इलाका है यहाँ पे ये कोरल सी है, इसी को यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है न्यू कैलेडोनिया को। ये आपका न्यू कैलेडोनिया है जिसकी राजधानी क्या है, नोएमिया जो है इसकी राजधानी है। तो यहीं पर जनमत संग्रह हुआ था। इसके बारे में कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो न्यू कैलेडोनिया को 1946 में एक विदेशी क्षेत्र के रूप में इसको कैटेगराइज किया गया था, लेकिन 1998 के नोमेया जो है इसकी राजधानी है। नोमेया या नोमिया जो भी कह लें, तो नोमेया समझौते के परिणाम स्वरूप इसे 1999 में एक विशेष दर्जा, वैधानिक विशेष अथवा वैधानिक मूल इसको प्रदान किया गया, एक विशेष दर्जा प्रदान किया गया। और कुल मिलाकर ये फ्रांस के अंतर्गत ही आता है, मतलब इस पर अधिकार जो है फ्रांस का है। आगे बात कर लेते हैं पोस्को अधिनियम 2012 की धारा जो आर्टिकल 29 है उसके बारे में। तो यह है क्या, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण या पोस्को एक्ट 2012 की धारा जो 29 है 29, इसमें कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति पर नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न करने के अपराध का मुकदमा चलाया जाता है तब मामले की सुनवाई करने वाला जो विशेष न्यायालय है वह यह उपधारणा करेगा कि अभियुक्त दोषी है या नहीं, मतलब वह यह
निर्धारित करेगा कि अभियुक्त दोषी है। अब यह चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए आया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि पॉक्सो एक्ट 2012 है, इसकी धारा 29 में उल्लिखित अपराध की जो उपधारणा है ये केवल मुकदमा प्रारंभ होने के पश्चात अर्थात अपराधियों के खिलाफ आरोप तय होने के पश्चात ही लागू होती है। जब आरोप तय हो जाएंगे उसके पश्चात ही उसको अभियुक्त को दोषी बताया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।